सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईडी ब्लास्ट से जुड़ी सबसे पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 11 लोगों की शहादत हुई है, 10 जवान और एक ड्राइवर जहां शहीद हो गए हैं। वहां की सबसे पहली तस्वीर सिर्फ IBC 24 पर आप देख रहे हैं। नहीं है, वो है। ये तस्वीरें आप देखें, वहां क्या स्थिति है, क्या आलम है। ये पक्के रोड के ऊपर आईडी ब्लास्ट किया गया और जैसा मनीष जी बता रहे थे, शहादत के ऊपर ये पूरी रोड बनी हुई है। दीवान साहब, अरनपुर जगरगुंडा मार्ग है ये। अरनपुर जगरगुंडा मार्ग पर ब्लास्ट करके पुलिस के जवानों को ले जाते एक व्हीकल को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया नक्सलियों ने, जिसमें कुल 11 लोग शहीद हो गए, एक ड्राइवर और 10 जवान इसमें शहीद हो गए। और उस घटना स्थल पर IBC 24 सबसे पहले पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों के कुछ हिस्से संभवतः विचलित कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, सबसे पहली तस्वीरें आप देखें IBC 24 पर दंतेवाड़ा ब्लास्ट की, अरनपुर ब्लास्ट की। दीवान साहब, हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम उस रोड को भी दिखा रहे थे, सुनसान पूरा इलाका। और जैसा अभी एक्सपर्ट मनीष जी हमको बता रहे थे, और ये आप देखें उसी इलाके में क्या स्थिति उस वाहन की। घनघोर जंगल से घिरा हुआ ये इलाका, घोर नक्सल प्रभावित ये इलाका, और इस इलाके में रोड को बनाना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण था। इस रोड को चालू करवाना उससे भी बड़ी चुनौती थी। सूचना पर जवान फौरन एक्ट करते हैं, ये बस्तर सांसद का कहना था। और ऐसे ही जवान निकले थे, जब वो लौट रहे थे तो उनके व्हीकल को आईडी ब्लास्ट शिकार में क्या उसकी स्थिति हुई, ये आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये वाहन के हालात आप देखें, परखच्चे उड़ गए। दूर आपको वाहन का मलबा सा दिखाई पड़ेगा और ये पॉलिथीन में ढका हुआ आपको कुछ हिस्सा दिखाई पड़ेगा। अरनपुर दंतेवाड़ा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस की टीमें पहुंची हैं और जांच भी कर रही हैं। DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर, कुल 11 लोगों की शहादत हुई है। घटनास्थल की सबसे पहली और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपको ये सबसे पहली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दंतेवाड़ा के अरनपुर ब्लास्ट की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। उस घटनास्थल की आप तस्वीरें देखें और आपसे हम पहले क्षमा मांगते हैं कि अगर कोई हिस्सा आपको विचलित करे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखें, आज 11 जवान यहां शहीद हो गए, जिसमें 10 DRG के जवान और एक इसमें ड्राइवर बताया गया। ग्राउंड जीरो IBC 24 सबसे पहले पहुंचा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और इस पूरे इलाके में आप देखें वाहन की क्या स्थिति हुई है। अरनपुर दंतेवाड़ा में अरनपुर जगरगुंडा मार्ग है। 15 दिन में 3 आईडी ब्लास्ट हुए हैं। ये बड़ा हमला कर पाए हैं नक्सली, बड़ा आईडी ब्लास्ट। ये नक्सलियों का सबसे कायराना तरीका है कि सड़क के नीचे मौत बिछाकर भाग जाते हैं, और जब कभी कोई भारी वाहन इस पर से गुजरता है तो वाहन उस आईडी की चपेट में आता है। और ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सबसे पहली तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप मेरे दोनों साइड, और ये दोनों ही सबसे पहली तस्वीरें हैं घटना स्थल की। देखें आप क्या स्थिति हो गई। ये रोड की स्थिति आप देखें क्या स्थिति की है, एक पक्की सड़क की। लंबी खामोशी के बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। समेली और अरनपुर के बीच नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। आप देख सकते हैं कि 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। और ये ब्लास्ट की जद में DRG जवानों की गाड़ी आ गई, जिसमें उस गाड़ी में जो जवान सवार थे, जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, इसके साथ ही एक ड्राइवर था, सिविलियन था, वो जवान नहीं था, उसकी भी मौत हो गई। यानी कि इस ब्लास्ट की घटना में 11 जाने गई है। और इस घटना के बाद जो है गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और शवों की स्थिति भी काफ़ी
ऐसी है कि हम उन्हें तस्वीरें में नहीं दिखा सकते, वो विचलित कर सकती है। लेकिन पुलिस के अफसर यहाँ पर पहुँच गए और लगातार जो शव यहाँ वहाँ फेंका गए थे उन्हें सब सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए इन्हें जिला मुख्यालय ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एसपी सिद्धार्थ तिवारी जी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो 4 एम्बुलेंस हैं वो जिला मुख्यालय और अलग अलग जगहों से बुलाई गई है ताकि यदि कोई भी जवान सीरियस कंडीशन में हो तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन इस घटना में गाड़ी में जितने जवान सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। इस समय अरनपुर से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। तो वेद प्रकाश संगम आपको उस घटना स्थल की पहली तस्वीर और पूरा ब्यौरा दे रहे थे। साथ में एसपी सिद्धार्थ तिवारी भी मौजूद थे और इस वक्त वेद प्रकाश संगम हमारे साथ में जुड़ भी रहे हैं, लेकिन आपको हम फिर दिखाना चाहेंगे क्या स्थिति वहां पर हुई है ब्लास्ट के बाद। नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। समेली और अरनपुर के बीच नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। आप देख सकते हैं कि 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है और ये ब्लास्ट की जद में DRG जवानों की गाड़ी आ गई जिसमें उस गाड़ी में जो जवान सवार थे जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, इसके साथ ही एक ड्राइवर था, सिविलियन था, वो जवान नहीं था, उसकी भी मौत हो गई। यानी कि इस ब्लास्ट की घटना में 11 जाने गई है और इस घटना के बाद जो है गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और शवों की स्थिति भी काफ़ी ऐसी है कि हम उन्हें तस्वीरें में नहीं दिखा सकते, वो विचलित कर सकती है। लेकिन पुलिस के अफसर यहाँ पर पहुँच गए और लगातार जो शव यहाँ वहाँ फेंका गए थे उन्हें सब सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए इन्हें जिला मुख्यालय ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एसपी सिद्धार्थ तिवारी जी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो 4 एम्बुलेंस हैं वो जिला मुख्यालय और अलग अलग जगहों से बुलाई गई है ताकि यदि कोई भी जवान सीरियस कंडीशन में हो तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन इस घटना में गाड़ी में जितने जवान सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। इस समय अरनपुर से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। तो वेद प्रकाश संगम पुलिस टीम के साथ सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और पहले हम क्षमा मांगते हैं, जो स्थिति है उस जगह की कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं। वेद, आपने जो कुछ भी वहां कैमरे की नजर से देखा और दर्शकों तक पहुंचाया, हमने उस सबको लाइव भी दिखाया। इस वक्त जो आप हालात देख पा रहे हैं, क्या सभी के शव वहां से बरामद करके ले जाए जा रहे हैं? कुछ जवानों के घायल होने की खबरें मिल रही थी, उसमें कितनी सच्चाई? जितने भी जवान गाड़ी में सवार थे, 10 जवान सवार थे और उसके साथ एक सिविलियन था, ड्राइवर था, वो पुलिस जवान नहीं था। 10 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। और जो घटनास्थल पर हमने क्लोज शॉट इसलिए नहीं दिखाए शवों के, क्योंकि काफी छत विछत अवस्था में वो शव है। सारे शव जो है वो टुकड़ों में बट गए, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इस वजह से जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस तरीके की तस्वीरें ना दिखाएं और IBC 24 भी मानवता को दृष्टिकोण में रखते हुए ऐसी तस्वीरें कभी नहीं दिखाता जो कि लोगों को विचलित करे। तो हमने इसलिए पास की तस्वीरें नहीं दिखाई। लेकिन जो घटनास्थल पर हमने देखा पुनीत की जो गाड़ी है वो ये समझ नहीं आ रही थी हमें कि ये कौन सी गाड़ी है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये पिकअप है, कुछ लोग कह रहे थे कि तूफान गाड़ी, एक लंबी सी गाड़ी होती है पिकअप जैसी, वो गाड़ी है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी वो बता रहे हैं कि पिकअप जैसी ही ये दूसरी गाड़ी है जिसमें 20 जवान सवार हो सकते थे। हालांकि इस गाड़ी में 10 ही जवान सवार थे और जो एक ड्राइवर था उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन ये लंबी खामोशी के बाद पुनीत नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अरनपुर इलाके में ये एक बड़े टाइम के बाद ये नक्सली मूवमेंट कहे या फिर बड़ी नक्सली वारदात कहे, जवानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ग्रामीण काफी दहशत पे है कि आखिरकार लंबे समय बाद नक्सलियों की एक्टिविटी इतनी तेज कैसे हो जाती है कि अचानक से वो इतनी हिम्मत कर जाते हैं कि एक जवानों से भरी गाड़ी को मुख्य मार्ग पर, अरनपुर से समेली का रोड है और मैं समेली पर मौजूद हूँ, लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही घटनास्थल है। वहाँ नेटवर्क नहीं होने की वजह से हम
यहाँ से सीधे संपर्क कर पा रहे हैं आपसे। तो ये एक चिंतनीय विषय है, आगे चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नक्सलियों का मूवमेंट अचानक से बढ़ जाना बिल्कुल ये लाजमी है, चिंता बढ़नी पुलिस की, प्रशासन की, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि है चुनाव को लेकर के अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वो इस घटना को लेकर काफी चिंतित है। अगर पिछले घटनाओं की हम बात करें, पुलिस ने एक लंबा समय बीत गया था दंतेवाड़ा में जबकि ऐसी कोई भी शहादत की घटना नहीं हुई थी। यानी पुलिस ने इतनी अपनी सर्चिंग और अपने सर्चिंग के जरिए इतनी ज्यादा दबाव नक्सलियों पर बना रखी थी कि वो कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगर देखें तो बैनर पोस्टर लगाने जैसी घटनाएं भी नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से ये विस्फोटक रूप लिया नक्सलियों ने और एक बड़ा विस्फोट भी किया और इससे 11 जवानों का दुखद निधन भी हुआ है। वेद, जैसा आप अभी दिखा और बता रहे हैं कि यहाँ जो जवानों के शव हैं वो क्षत विक्षत हालत में हैं, हम उन्हें जिम्मेदारी के तहत दर्शकों तक सीधे नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या सभी के शव बरामद हो गए हैं? जितना हम सुन और समझ पाए 4 एम्बुलेंस वहां पहुंची हुई हैं और वाहन के बारे में भी आपने बिल्कुल ठीक सवालों के जवाब दिए कि वाहन क्या है, इसके बारे में कुछ अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा। कुछ ने इसे पिकअप कहा, कुछ ने इसे कुछ और वाहन कहा है। इस वक्त अभी वहां क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वहां क्या किया जा रहा है? क्या सबके शव बरामद करके वहां से ले जाए जा चुके हैं और आगे क्या नक्सलियों की मौजूदगी का कोई अपडेट वहां मिल पा रहा है? जी देखिए पुनीत, अभी शवों को बरामद किया जा रहा है। अधिकांश शव तो बरामद कर लिए गए, लेकिन जो सड़क से लगा हुआ इलाका है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि काफी झुरमुट है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जंगल सा ये नजारा है। तो यहाँ पर जो शव फेंका गए हैं इन्हें ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसके साथ साथ पुलिस ये चीज भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जो जवान सवार थे उनके पास जो हथियार थे वो आखिर गए का। हालांकि हमने एसपी से इस बारे में जरूर ये सवाल पूछा कि क्या सारे जो जवानों के हथियार हैं वो बरामद कर लिए गए, तो एसपी ने हालांकि जरूर ये कहा है कि वो हथियारों को बरामद कर लिया है। लेकिन गाड़ी की स्थिति और शवों की स्थिति को देखकर ऐसा लगता नहीं है पुनीत की कोई भी यदि हथियार बचा हो तो वो अब इस्तेमाल करने लायक रह गया होगा, क्योंकि विस्फोटक की मात्रा हमने जैसा कि चांदगिरी घटना में देखी थी, उस समय 50 से 60 किलो विस्फोटक का अंदाजा था। तो ठीक उसी तरीके से आज भी यही देखने को मिल रहा है कि 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा है, तो निश्चित तौर पर इसमें 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि अभी हमने इस से पूरे घटनाक्रम पर बात करने की बार कोशिश जरूर की, लेकिन क्योंकि उनके जवान शहीद हो गए, वो बात करने से मना कर रहे थे। कुछ देर वो मांग रहे थे कि कुछ समय के बाद ही वो यदि मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, घटनास्थल से साक्ष्यों को निकाल लिया जाता है और जब वो जिला मुख्यालय लाए जाते हैं तब वो इत्मीनान से वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। तो इसलिए हमने उनसे फोर्स भी नहीं किया कि आप सवालों के जवाब दें। लेकिन चलिए, तो आपने एक बड़ा अपडेट दिया, 50 से 60 किलो यानी 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल कम से कम इस आईडी के तौर पर किया गया था। जिस तरह के हालात और जितना गहरा गड्ढा यहाँ 5 से 7 फीट का दिखाई पड़ रहा है। वेद, यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, क्या जो शव वहां बरामद हुए उनकी संख्या बता पाएंगे? क्योंकि जैसा आपने कहा झाड़ियां गहरी हैं, घनी हैं, वहां भी अभी सर्च किया जाएगा। एक बात, और रोड ओपनिंग पार्टी को लेकर बार बार कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक्सपर्ट ने कहा है, क्या इस रोड पर जवानों के आते या जाते समय रोड ओपनिंग पार्टी निकली थी? इसकी कोई जानकारी आपको मिली? देखिए लगभग 7 से 8 जवानों के शव बरामद कर लिए गए। मौके पे वहां पर पुलिस वो नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अब जबकि हम यहाँ पे खड़े हैं तो अभी पुलिस की कुछ गाड़ियां गई है और एक एम्बुलेंस को अतिरिक्त बुलाया गया था जो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई है। यानी 5 एम्बुलेंस अभी भी मौके पर है। अगर शवों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है, लेकिन सभी शव अगर बरामद कर लिए गए होते पुनीत, तो निश्चित तौर पर अभी गाड़ियां मौके से जिला मुख्यालय के लिए निकल जाती। तो ऐसे में कयास यही है कि अभी भी कुछ शव जो है वो मिसिंग है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये सारे जो शव है वो डीआरजी जवानों के बड़ा नुकसान इसे माना जा सकता है पुलिस के दृष्टिकोण से, क्योंकि डीआरजी जवान नक्सलियों के काल बन करके ये इस इलाके में उतरे थे और बड़ा नुकसान नक्सलियों को पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बार नक्सली ही इन जवानों पर भारी पड़ गए, या फिर ये कहे कि जवानों की चूक का पूरा फायदा नक्सलियों ने उठाया, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और इस वजह से यहाँ पर आवाजाही के लिए खास इंस्ट्रक्शन पुलिस जवानों को दिए जाते हैं कि या तो पैदल ही चले या बाइक में चले, ताकि जब भी ब्लास्ट की घटनाएं हो या फायरिंग की घटना हो तो कम नुकसान हो। लेकिन
ये गाड़ी में सवार होकर के जो जवान थे वो ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे, तो निश्चित तौर पर एक तरीके से इसे चूक कहा जा सकता है, क्योंकि बार बार ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंस्ट्रक्शन होता है स्ट्रिक्टली कि गाड़ियों में सफर न करें। और पुनीत, अभी भी जो स्पॉट से हमें जानकारी मिल रही है कि सारे जवानों के शव अब तक बरामद नहीं किए गए हैं, और साथ ही जो हथियारों के बरामदगी की बात आ रही थी, उन हथियारों को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है कि जवानों के साथ साथ शवों के साथ साथ हथियारों को भी बरामद किया जाए, क्योंकि जवानों के पास ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, वो यदि नक्सलियों के हाथ लग जाते हैं तो एक बड़ी सफलता नक्सलियों के लिए हो जाती है कि जवानों को शहादत देने के साथ ही वो जवानों के हथियार को भी बरामद कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी जो जवान है, जो पुलिस पार्टियां हैं, वो अरनपुर और समेली के साथ साथ कुआकोंडा, दंतेवाड़ा, इन 4-5 जगहों से मौके के लिए निकाली गई। आसपास इलाके में सर्चिंग की जाएगी ताकि इस घटना से जुड़ा कोई भी सुराग या कोई भी क्लू पुलिस को ऐसा मिलता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए, और पुलिस लगातार इसी कोशिश में है। पुनीत, तो क्या वेपन्स को लेकर आपको कोई डिटेल मिल पाया है, जानकारी मिल पाई है? जवान किन वेपन्स के साथ में थे और क्या वो वेपन मिसिंग है या डिस्ट्रॉयड है? क्या स्थिति है उनकी? जी देखिए, आमतौर पर होता ये है पुनीत कि जब भी जो जवान है ऑपरेशन पर निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिक वेपन के साथ ही निकलते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी जवान ऑटोमेटिक वेपन के साथ ही सर्चिंग के लिए निकले थे, ऑपरेशन के लिए निकले थे, और ऑपरेशन से वापसी के दौरान ये अरनपुर से एक वाहन में सवार होकर वापस दंतेवाड़ा की ओर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच समेली पहुंचने से पहले समेली और अरनपुर के बीच नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, और इस ब्लास्ट की जद में उनकी गाड़ी पूरी तरीके से आ जाती है, और वो जवान जो मौके गाड़ी में सवार थे वो शहीद हो गए। इसके साथ एक जवान था सिविलियन, वो भी इस घटना में अपनी जान गंवा चुका है। और इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये आता है पुनीत कि जो जवान अपने पास हथियार रखे होते हैं उन हथियारों का क्या हुआ, क्योंकि ब्लास्ट के नज़ारे आप देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं, वो नज़ारे देखकर ऐसा लगता है पुनीत कि कोई भी हथियार सही सलामत बचा हो ऐसा हमें लगता नहीं। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि सारे हथियारों को बरामद कर लिया है, लेकिन वो जो हथियार जो बरामद हुए वो किस कंडीशन में, वो फिलहाल पुलिस ने इस बात की जानकारी नहीं दी है। हालांकि अभी एसपी या वरिष्ठ अधिकारियों की मनोस्थिति को हम भी समझ सकते हैं, इस वजह से कुछ देर बाद इस संबंध में हम पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पुनीत, वेद, क्या इस रोड के ऊपर, चूंकि ये पूरी पक्की रोड दिखाई पड़ रही है, डामर से बनी हुई है, और एक गड्ढा दिखाई पड़ रहा है यहां से, और एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पक्की रोड के नीचे इस तरह मौत बिछाना सबसे आसान और कायराना तरीका होता है नक्सलियों का, जिसमें अक्सर वे कामयाब ही रहे हैं। इस रोड के ऊपर, ये वैसे भी बड़ी शहादत पर बनी रोड है, मुश्किलों से बनी रोड है, क्या इस रास्ते के ऊपर कोई ऐसे चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो पता चले कि यहाँ आईडी लगाकर रखा गया होता है, या कब लगाया गया, इसके बारे में कोई सूचना पुलिस पार्टी को मिल पाई है? जी देखिए पुनीत, इस बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि इस सड़क पर नक्सलियों को बम लगाना होता तो उनकी टेक्निक क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर यदि नक्सलियों को आईडी प्लांट करना हो तो वो इस जगह से होल करते हैं, और इस जगह को वो किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करते पुलिस, ताकि ये ना लगे देखने वालों को कि यहाँ पर नक्सलियों ने खुदाई की। यहाँ से एक होल, बड़ा होल किया जाता है सुरंग नुमा, और यहाँ से इस सुरंग के जरिए ही वो आईडी को इस तरीके से सड़क के बीचों बीच या किसी साइड पे लाते हैं, और दूर तक वो सुरंग होता है, लगभग 2 से 3 मीटर सड़क के दूसरी तरफ, और वहीं से ये अपना जो इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्शन है वो करते हैं। और बीच की सड़क आपको बिल्कुल छिली हुई या खुदी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि वो एक सुरंग बनाकर सड़क के एक हिस्से से सड़क के दूसरी तरफ तक ले जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो पाता है ये पकड़ पाना कि यहाँ पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया हो। और दूसरी बात ये कि जो पुलिस के पास जो उपकरण है माइंस डिटेक्ट करने के, वो भी इस तरीके के माइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में जवानों के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि आखिरकार 3 से 4 फीट से ज्यादा गहराई में यदि कोई आईडी प्लांट हो तो उसे कैसे डिटेक्ट करें और उससे कैसे बचें। तो ये समस्याएं हैं, और पुलिस लगातार एहतियात तो बरतती है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी चूक हो जाती है, और इसका बड़ा खामियाजा आज पुलिस को उठाना पड़ा है। तो वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी इस वक्त जहां घटना घटी है उस ग्राउंड जीरो के ऊपर मौजूद हैं। आज छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सल अटैक हुआ है, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सल अटैक किया गया, और इसी दंतेवाड़ा के अरनपुर में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम मौजूद हैं। पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई हैं, पहुंचते ही वहां पर क्या स्थिति थी एक बार फिर दर्शकों को दिखाते हैं। वेद, आप हमारे साथ बने रहिए।
लंबी खामोशी के बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। समेली और अरनपुर के बीच नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। आप देख सकते हैं कि 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है और ये ब्लास्ट की जद में डीआरजी जवानों की गाड़ी आ गई जिसमें उस गाड़ी में जो जवान सवार थे जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, इसके साथ ही एक ड्राइवर था, सिविलियन था, वो जवान नहीं था, उसकी भी मौत हो गई। यानी कि इस ब्लास्ट की घटना में 11 जाने गई है और इस घटना के बाद जो है गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और शवों की स्थिति भी काफ़ी ऐसी है कि हम उन्हें तस्वीरों में नहीं दिखा सकते और विचलित कर सकते हैं। लेकिन पुलिस के अफसर यहाँ पर पहुँच गए और लगातार जो शव यहाँ वहाँ फेंका गए थे उन्हें सब सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए इन्हें जिला मुख्यालय ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एसपी सिद्धार्थ तिवारी जी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो 4 एम्बुलेंस हैं वो जिला मुख्यालय और अलग अलग जगहों से बुलाई गई है ताकि यदि कोई भी जवान सीरियस कंडीशन में हो तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन इस घटना में जितने गाड़ी में जितने जवान सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। इस समय अरनपुर से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन महाअधिकारी का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। तो ग्राउंड जीरो पर IBC 24 सबसे पहले पहुंचा। इसके साथ वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं कि जितना बड़ा और गहरा गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, 50 किलो से अधिक का विस्फोटक यहां लगाकर रखा गया था आईडी ब्लास्ट करने के लिए। यह भी तय है 6 एम्बुलेंस वहां मौके पर मौजूद हैं जो जितने भी जवानों के शव हैं उनको ले जाने के लिए, अगर कोई घायल मिलता तो उसको फौरन मदद पहुंचाने के लिए पुलिस की पूरी टीम, डीआरजी की पूरी टीम इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पहुंच चुकी है और इस पूरे इलाके को कब्जे में लेकर अच्छी तरह से सर्च किया जा रहा है। दर्शकों को बता दें ये वही अरनपुर जगरगुंडा मार्ग है जिसको बनाने में काफी शहादत हुई है, जो बड़ी मुश्किल से बनकर तैयार हुआ है और इसी मार्ग पर आवाजाही शुरू करने का प्रयास था। इस पूरे इलाके में कई नए कैंप को खोला गया ताकि जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है वहां तक लोग पहुंच सकें, आवाजाही हो सके, विकास पहुंच सके। इस वक्त हमारे सहयोगी वेद वहीं पर मौजूद हैं। वेद, अब यहां पर क्या ऑपरेशन चलाया जाता आपको दिखाई पड़ रहा है? फिलहाल जो शव हैं उनको सुरक्षित निकालना, इस पूरे इलाके को ढंग से सर्च करना, क्या क्रम होगा आगे? जी देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो पुलिस की यही होगी कि जो जवान शहीद हो गए हैं उनके शवों को किसी तरीके से जिला मुख्यालय तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो शव है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए हैं। पुलिस हम इसको अगर बताते भी हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही थी वह शव काफी क्षत विक्षत अवस्था में थे। कुछ शव के इतने ज्यादा टुकड़े हो गए कि उनको बटोरना जैसी स्थिति बन पड़ी थी। सबसे पहले उन शवों को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जिला मुख्यालय भेजने के साथ साथ ही पुलिस की जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस ने एरिया डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जवानों को अरनपुर से ये पुनीत आप तस्वीरों में यदि देख पा रहे हैं 2 एम्बुलेंस जा रही है, इनमें शवों को रखा गया है, इन्हीं में शवों को रखा गया है पुनीत और इनको भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये 3 और एम्बुलेंस देख पाएंगे पुनीत, इस तरफ मेरी दाहिनी तरफ, ये मौके के लिए जा रही हैं, क्योंकि एक एम्बुलेंस में 1 से 2 ही शवों को भेजा जा सकता, तो ऐसे में 11 शवों को बरामद कर वहां से ले आना है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी लगेंगे। तो अभी 3 एम्बुलेंस और भेजी गई है पुनीत, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो इन एम्बुलेंस के जरिए ही शवों को शहीद जवानों के शवों को जिला मुख्यालय लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एरिया डोमिनेशन का काम है वो भी शुरू कर दिया गया। बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया जंगलों में कि किसी भी तरीके से इस घटना से जुड़े सुराग या जो नक्सली है उनकी धरपकड़ हो या इनकाउंटर जैसी स्थिति बनती है तो उन्हें मार गिराने की पूरी कोशिश होगी। इसके साथ साथ पुलिस अब जरूरत ये भी महसूस की जा रही है कि ये जो इलाका है सुकमा और दंतेवाड़ा का बॉर्डर इलाका है, तो सुकमा और दंतेवाड़ा पुलिस आने वाले दिनों में एक जॉइंट ऑपरेशन भी यहाँ लॉन्च कर सकती है, क्योंकि हमें सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ जो नए नक्सली लीडर हैं
उन लोगों ने कमांड करना शुरू कर दिया है और इसके चलते ही ये जो नए नक्सली लीडर है वो नए नक्सली लीडर नई रणनीति के तहत काम कर रहे होंगे, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लंबे खामोशी के बाद इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया। और इस इलाके में बताया ये जा रहा है पुनीत कि एक महिला नक्सली ने कमांड करना शुरू कर दिया है कटे कल्याण एरिया कमेटी के साथ साथ अरनपुर मलगेर एरिया कमेटी, इनको कमांड एक महिला नक्सली कर रही है जो तेलुगु भाषी है। तो ग्रामीण सूत्र जो बता रहे हैं कि उस महिला नक्सली को पहले इस ओर कभी देखा नहीं गया, पिछले 2 महीनों से यहाँ उसका मूवमेंट काफी बढ़ गया। तो ऐसे में कयास यही है पुनीत की जो नई महिला नक्सली लीडर है उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अभी नक्सलियों की तरफ से वक्तव्य कुछ हो सकता है कि कुछ दिनों में जारी हो या कल परसों, तो उसमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस एरिया कमेटी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुनीत एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं वेद प्रकाश संगम हमको कि इस इलाके में सूचना है कि नए नक्सली कमांडर आए हैं और उन्हीं नए नक्सली कमांडर के बारे में एक और सूचना है कि महिला नक्सली कमांडर है जिसने कमान संभाली है और इसके बाद ये अटैक हुआ है। तो संभवतः ये अटैक उसी नई महिला नक्सली कमांडर का करतूत हो सकती है। इस पूरे मामले पे नक्सली अक्सर जिस तरह किया करते हैं कि घटनाक्रम के बाद में, अटैक के बाद में, उसके पूरे परिणाम सामने आने के बाद में अपनी तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और उसका कारण भी संभवतः बता सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या ये नई नक्सली कमांडर जो है उसका करतूत है, क्या नए नक्सली कमांडर के आने के बाद जो रणनीति बनाई है ये उसका नतीजा है। फिलहाल डीआरजी की पूरी टीम तैनात है, एरिया डोमिनेशन शुरू हो चुका है, इस पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया गया है। इस पूरे इलाके में जो दूर दूर तक फैले हुए शव और उनके हिस्से हैं क्षत विक्षत हालत में, उनको जवानों के वहां से ले जाया जा रहा है। अब तक पहले जानकारी थी 6 एम्बुलेंस, 3 और एम्बुलेंस जाती हुई हम खुद अपने कैमरे में देख पा रहे हैं। 9 एम्बुलेंस उस इलाके में पहुंची हुई हैं और सभी शवों को वहां से बरामद करके जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा की तरफ आ रही हैं। सबसे पहले IBC 24 की टीम और वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, आपको स्थिति दिखाई। 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा उस जगह पर हो गया है जहां ये आईडी ब्लास्ट किया गया। जवान सवार थे एक वाहन पर, वाहन कौन सा है पहचान में नहीं आ रहा। इस बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए इस वाहन के। 50 से 60 किलो का आईडी ये लगाकर रखा गया होगा। जितना गहरा गड्ढा और जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर एक्सपर्ट मानते हैं कि तकरीबन 50 किलो से ज्यादा का यहां विस्फोटक छिपा कर रखा था। नक्सलियों के टारगेट करने का सबसे आसान तरीका है सड़क के नीचे मौत बिछा देना। पहले भी कई घटनाक्रम हैं जिनको लेकर हमने देखा है कि बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचा है। और आप देखें जो जवानों के शव हैं उनको लगातार इस इलाके से ले जाने का, निकालने का क्रम इस वक्त अरनपुर में, दंतेवाड़ा में हमारी टीम आपको दिखा रही है ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचकर। वेद प्रकाश संगम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और कुछ और ऐसे बड़े सवाल इस पूरे घटनाक्रम से और हर बार के नक्सल घटनाक्रम से जो उठते हैं वो सवाल उठ गए हैं। कहां जवानों से चूक हुई, IBC 24 का सबसे बड़ा सवाल है। कौन है नक्सली हमले का जिम्मेदार, इस पर वेद हमको बता रहे हैं कि नए कमांडर आए हैं और एक नई महिला कमांडर है जिसने इंचार्ज के तौर के ऊपर काम संभाला है। तो क्या ये उसकी करतूत है, ये पता चलेगा। खुफिया तंत्र की क्या इसमें कोई नाकामी है, ये बड़ा सवाल है।